नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। आज मजाक नहीं, यह उन क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है जिसे आप कभी देख सकते हैं, न सिर्फ चैनल पर बल्कि जैसे दुनिया में सामान्य रूप से। इस घर के मालिक का नाम रिक है। उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया है। वह पहले मेरे परिचित थे और फिर दोस्त बन गए और वह भी इस चैनल के सदस्य हैं। इसलिए जब उन्होंने मुझसे आने और उनकी मदद करने के लिए पूछा तो मैं सोचने लगा, बिल्कुल, इसके लिए $4 मिलियन लगेगा। हम उनके बेसमेंट पर काम कर रहे हैं जो उनके लिए लंबे समय से मानसिक तनाव का कारण बना हुआ है। एक बिंदु पर इसे साफ किया गया था और फिर यह कुछ विचित्र परिस्थितियों के कारण इस अवस्था में वापस आ गया। मैं उसके विवरण में नहीं जाऊंगा क्योंकि रिक ने असल में एक अपना वीडियो बनाया है जिसमें यह बताया गया है कि यह इस स्थिति में कैसे आया और वह इस वीडियो का अपना वर्जन करने जा रहे हैं। जब हमारे पास ये चल रहा था, उनके पास भी एक कैमरा चल रहा था, तो मुझे लगता है कि जब तक ये बाहर आता है उनका लगभग पूरा हो जाएगा और अपलोड करने के लिए तैयार रहेगा। मैं उनके चैनल का एक लिंक छोड़ूंगा, साथ ही उस वीडियो का लिंक भी जहां वह बताते हैं कि क्या हुआ था। इस कथा के रिकॉर्डिंग के समय, क्योंकि उनका चैनल बहुत नया है, उनके पास 100 सब्सक्राइबर थे। मुझे लगता है कि उनके लिए 1000 का आंकड़ा हासिल करना बहुत शानदार होगा ताकि वह मोनेटाइज हो सके, क्योंकि उनकी योजना है कि वह मिड लाइफ स्टॉकमैन जैसा करना चाहते हैं। वह लोगों की मुफ्त में मदद करते हैं, लेकिन वह क्लीनर नहीं है। वह एक ठेकेदार, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, छत विशेषज्ञ हैं। वह लोगों के घरों में जाकर उन्हें मुफ्त में सुधारना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ यूट्यूब राजस्व की आवश्यकता होगी। क्योंकि जैसे जब मैंने शुरू किया था तो मैं कुछ सफाई की सप्लाईज के साथ घर में चल सकता था और अपना काम कर सकता था, और इससे मुझे वहां तक पहुंचने की गैस और सफाई की सप्लाईज की ही लागत आई थी। जो वह करना चाहते हैं वह सामग्री के बारे में बात करते समय बहुत महंगा होने वाला है। वैसे भी हम बाद में उसमें बात करेंगे। चलिए इस बेसमेंट के बारे में 1 मिनट के लिए बात करते हैं, क्योंकि यह अब तक के सबसे क्लटर्ड बेसमेंट में से एक है जहां हमने कार्य किया है। और जब हमने इसे खत्म किया तो यह असल में मेरे दिमाग को उड़ा दिया और मैंने बहुत सी अव्यवस्थित चीजें साफ की हैं। और इस सफाई के बारे में सबसे अच्छी बात, और आप संभवतः इसे मेरी आवाज में सुन सकते हैं, यह है कि इसने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया, क्योंकि यह होर्डिंग डिसऑर्डर नहीं है। हालांकि वह खुलकर स्वीकार करते हैं कि उनके पास कुछ स्तर पर होर्डिंग डिसऑर्डर है, जैसा कि यह उनके परिवार में चलता है। लेकिन हमें किसी विशेष चीज को फेंकने की अनुमति को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या रखने और क्या चीजों से छुटकारा पाने के बारे में कोई विवाद नहीं था। उनके पास यहाँ लगभग कुछ भी बढ़ा जुड़ाव नहीं था, और अगर था तो उन्होंने तुरंत हमें बताया और फिर हमने उस चीज को छूना नहीं किया। यहाँ कोई कीड़े नहीं थे, कोई चूहे नहीं थे। हमें घर में अजीब गंधों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जो कि हम अक्सर अनुभव करते हैं जब हम होर्डिंग डिसऑर्डर वाले लोगों के साथ काम करते हैं। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आप उन लोगों के घरों में जाते हैं जिनमें वह डिसऑर्डर होता है, तो अक्सर वहां चूहों और पालतू के पेशाब और मल की एक बहुत विशिष्ट गंध होती है जिसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। इस घर में ऐसा कुछ नहीं था। यह सब प्योर मैकेनिक्स के बारे में था। बेसमेंट में जाना, 3 लोग एकजुट होकर 3 दिन तक लगातार मेहनत करते रहे। अब मुझे पता है कि आप में से कई यह देख रहे हैं और सोच रहे हैं, आप शुरू कहां से करेंगे? सबसे पहले, नरक मत कहो। मैं तुम्हारी गाली गलौज बर्दाश्त नहीं करूंगा बेटे। लेकिन 2, यह, भले ही यह असल में भरा हुआ हो, यह मेरी किसी भी अन्य सफाई की तरह ही ऑपरेट करता है। हम कचरा निकालने जा रहे हैं। हम कई वस्तुओं को समान प्रकार की अन्य वस्तुओं के साथ समेकित करने जा रहे हैं। फिर हम सतहों की सफाई करेंगे और फिर सभी चीजें उनके स्थान पर रख देंगे। यह असल में इतना सरल है, लेकिन ज्यादा लोगों के लिए यह एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि क्या उठाना है, पहले क्या करना है, उसे कहां रखना है। और मैं स्वीकार करता हूं, यह मुश्किल है। बहुत सारे लोग नहीं हैं जो इसमें गोता लगा सकता है और इस पर बस सीधे काम कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे दिमाग का एक हिस्सा है कि मैं इस प्रकार की जगहों को पहेली की तरह देखता हूं, और इसलिए मैं इसे उसी तरह करने जा रहा हूं जैसे मैं एक जिगसॉ पहेली करता हूं, जहां मैं सभी किनारे के टुकड़ों को एक साथ अलग करता हूं, सभी बैंगनी टुकड़ों को एक साथ अलग करता हूं, सभी निप्पल टुकड़ों को एक साथ अलग करता हूं। मैं अजीब पहेली लगाता हूं। बस मुझे जज मत करो। इसकी सफाई के लिए हम बेसमेंट के एक और हिस्से में बड़ा मेस बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे रखने के लिए कहीं जगह चाहिए। मैंने दिमागी रूप से बेसमेंट को 4 खंडों में विभाजित कर दिया है, और हम पहले एक लॉन्ड्री सेक्शन से शुरू करेंगे, और इसे साफ करने के लिए हम कचरा निकालेंगे और हम इसे मूव करते समय समेकित करेंगे, और हम सभी वस्तुओं को बेसमेंट के एक अन्य हिस्से में मूव करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि इसे अभी जैसा है उससे 2 गुना ज्यादा भरपूर बना रहे हैं। प्रक्रिया पर विश्वास रखें, इसके साथ धैर्य रखें, क्योंकि जब आप कमरे के एक अन्य हिस्से में बनाए गए गंदगी को देखेंगे और सोचेंगे, ओह मेरे भगवान, मैंने इसे और भी खराब कर दिया, यह सिर्फ प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
आपको इस काम का चलना सुनिश्चित करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। इसलिए हम एक ही स्टोन में 2 बर्ड्स को मारें। कचरा सरल होता है। हम सभी पुराने बक्सों से छुटकारा पाने जा रहे हैं और उन सभी चीजों से जो उन्हें जरूरत नहीं है। सभी टूटी हुई चीजें। हमारे पास बाहर एक 20 यार्ड का कूड़ेदान है और हमने उसे 1.5 बार भर दिया। लेकिन जब हम इस कमरे के एक हिस्से से चीजें एक अन्य हिस्से में मूव करेंगे तो हम चीजों को समेकित करेंगे, जैसे कि सभी सफाई सप्लाईज 1, 2 या 3 टबों में डाल दी जाएंगी। सभी किताबें जो हमें मिलेंगी एक अन्य टब में जाएंगी, नोटबुक एक अन्य में, संगीत संबंधित कुछ भी एक अन्य में जाएगा, और इसी तरह जब तक कि हमने सब कुछ एक टब में रखा नहीं और हटा न दिया। अब अच्छी बात यह है कि हमें इस घर के लिए नए टब खरीदने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी ज्यादा चीजें वैसे भी टब में ही रखी गई थीं। और हम उन टबों के अंदर देखेंगे और जैसे हम डीली चीजों के साथ करते हैं वैसे ही समेकित करेंगे। इसलिए उनकी एक टब में कुछ तस्वीरें और कुछ औजार हो सकते हैं और उस विशेष टब में कुछ अन्य रैंडम सामान मिक्स्ड हो सकते हैं। हम उन्हें बहुत रफ तौर पर छांटने जा रहे हैं और उन समान वस्तुओं को अपने अलग टब्बों में रखना शुरू करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ अन्य चीजों को समेकित करते समय और टब खाली हो जाएंगे। उदाहरण के लिए वहां 5 या 6 टब में अन्य सामानों के साथ मिले हुए औजार हो सकते हैं, लेकिन जब हम उन सभी को एक साथ समेकित करेंगे तो वे सभी एक बड़े टब में फिट हो जाएंगे, 5 अन्य टबों की बजाय। जैसे जैसे आप इस सफाई के दौरान करते हैं और टब खाली हो जाएंगे और टब खुद को उपलब्ध कराएंगे। जब तक हम समाप्त हुए, हमने आरंभ में कुछ खाली टब से शुरू किया जो बस अतिरिक्त थे। जब तक हम समाप्त हुए, मुझे लगता है कि हमारे पास शायद 1 या 2 दर्जन खाली टब थे जिन्हें हमें उपयोग में नहीं लाना पड़ा। तो इसे खुद में ब्रेक ले लो। व्हाट्सअप स्टैंस? क्या आपके सब्सटेंस कहने का यही तरीका है? नहीं, मैंने कहा क्या हाल है स्टेंस? ओह, ऐसा लग रहा था जैसे आप कुछ क्या हाल है। हाँ, मैं ठीक उसी तरह कर रहा था। अब क्योंकि बेसमेंट को कुछ समय के लिए एक कार्यशाला के रूप में उपयोग किया गया था, पूरे बेसमेंट में एक मोटी परत की बुरादा जमा है। तो आप हमें बहुत ज्यादा सफाई करते हुए देखेंगे और मानसिक रूप से खुद को लक्षित रखने के लिए पूरा बेसमेंट एक साथ सफाई करने के बजाय हम इसे जैसे जैसे साफ करेंगे निश्चित समय पर सफाई करेंगे, ताकि हम इसे ग्रिड द्वारा ग्रिड एक बार में एक सेक्शन साफ कर सकें। हम एक क्षेत्र को पूरी तरह साफ करेंगे इससे पहले कि हम एक अन्य पर आगे बढ़ें, और इस तरह के ग्रिड सिस्टम से आप सचमुच बड़े प्रगति देख सकते हैं। तो अगर मैं बेसमेंट का 10 फीट बाएं 10 फीट का एक भाग साफ करने जा रहा हूं और उसे पूरी तरह से साफ कर देता हूं, तो मैं उस हिस्से को देखूंगा और कहूंगा, पवित्र बकवास, हमने जो प्रगति की है वह एक बड़ी मात्रा है। वह एक फिनिश लाइन है जिसे हमने पार कर लिया। और मैं पूरे बेसमेंट में यूं करता चलूंगा ताकि कोई बिंदु ऐसा न हो जहां हम चारों ओर देखें और कहें,
ओह मेरे भगवान, हमने कुछ नहीं किया। हमने यहाँ 2 दिन लगकर काम किया है और यह अभी भी उतना ही खराब दिख रहा है जितना हमने शुरू किया था। नहीं, हम अपने लिए जीत का आयोजन करेंगे और एक फिनिश लाइन पार करेंगे ताकि जब हम इसे पूरा करेंगे हम प्रत्येक भाग को पूरा करने पर उस जीत को महसूस कर सकें। अब इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि इस बेसमेंट के साथ और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और हो सकता है कि हम वापस जाकर और भी कुछ करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या रिक चाहता है कि हम और कुछ करें या हमारे पास और चीजें करने का समय है। लेकिन जो हम कर रहे हैं, भले ही अंत में इस बड़े परिवर्तन में आप हमें विशाल प्रगति करते हुए देखेंगे, ईमानदारी से पहले और बाद की तस्वीरें आपके दिमाग को झटका देंगी। लेकिन यह असल में एक बड़े प्रकार की सफाई का केवल पहला कदम है। तो जो हम कर रहे हैं वह ऐसा है जैसा आप किंडरगार्टन में थे और उन्होंने आपसे ढेर सारे आकार साफ करने और समान आकारों को एक साथ रखने के लिए कहा। तो वे कहेंगे, अरे सभी स्क्वायर्स को एक पाइल में रखें। क्या आप सर्कल्स ढूंढ सकते हैं? ठीक है, चलो सभी घेरे एक पाइल में रखें। हम वस्तुओं के साथ कुछ बहुत समान करने जा रहे हैं, बस हम दायरे को थोड़ा बढ़ाएंगे। हम सभी 4 साइड वस्तुओं को एक साथ रखेंगे, सभी चौकोर, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड्स। तो जब हम चीजें वापस रखेंगे तो हम सभी प्लम्बिंग वस्तुओं के लिए एक टब होगा, लेकिन हम उन्हें पाइप आकार, सामग्री और औजारों के हिसाब से अलग नहीं करेंगे और सभी क्लैंप्स और ऐसी चीजों को एक तरफ नहीं करेंगे। ये सब प्लम्बिंग सामान एक साथ होगा। जब हम इलेक्ट्रिकल करेंगे, हम सभी तार, सभी वायर नट्स, सभी आउटलेट्स और बल्ब्स और वह सब सामान एक साथ रखेंगे। तो अगर हम इस बेसमेंट में वापस जाएं, तो हम स्टेप 2 या स्टेप 3 के लिए जो करेंगे वह यह है कि हम सभी चीजों को जो हमने टब्स में डाला है उन्हें बेसमेंट के बीच में रखें और फिर नए टब्स निकालें और फिर हम इनकी गहरी छानबीन करेंगे। यह एक प्रकार की मैक्रो छानबीन होती है, लेकिन हम वस्तुओं को छानने में और भी ज्यादा विवरण प्राप्त करेंगे ताकि हम बाद में न केवल औजारों को अलग कर सकें बल्कि विशिष्ट उपकरणों को जो विशिष्ट नौकरियों के लिए हैं, क्योंकि कभी कभी आपके पास उपकरण होंगे जो केवल लकड़ी के लिए ही होंगे और कुछ केवल टिन और धातु काटने के लिए। आपके पास यहाँ बहुत सारी किलें होंगी और वहां बोल्ट। तो अगर हम वापस गए तो हम जो करेंगे वह यह होगा, हम उनके सजावटी बक्सों को बाहर निकालेंगे और कहेंगे, अब हम इनको क्रिसमस सजावट के खिलाफ, ईस्टर और हैलोवीन के खिलाफ सॉर्ट करेंगे और हम और भी विस्तार में जाएंगे। और ऐसा करने में हम असल में ज्यादा जगह खोल सकते हैं, उन चीजों को अलग करके जो हमने टब में भरी हैं उन्हें उन जगहों में जहां सामान आसानी से ढूंढा जा सकता है। अभी एक समस्या होगी कि वे बहुत सा सामान नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से हम इसे इकट्ठा करते हैं। तो मैं उन्हें यह जानकारी देता हूं कि किसी भी समय अगर आप कभी बहुत सक्रिय और बहुत बोर हो जाएं, तो बस टब्स को निकालने और चीजों को एक समय में दोबारा छांटने की शुरुआत करें और वे समय के साथ इसे अपनी फाइलिंग सिस्टम में फिट कर सकते हैं बजाय मेरी फाइलिंग सिस्टम के। लेकिन हमारा पहला कदम जरूरी नहीं है कि सब कुछ इतनी परफेक्ट तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि यह सहज बने कि सब कुछ कहां है। हमारा पहला कदम है, चलो उन्हें फर्श की कुछ जगह दें। चलो सभी सॉडस्ट को फर्श से हटा दें, उन्हें चलने के लिए जगह दें और उनकी बाहें फैलाएं और दीवार से दीवार तक देख सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो अगर हम भविष्य में वापस जाएं, हमारा नया लक्ष्य होगा, चलो व्यवस्थित करने में पागल हो जाएं और इसे इतना आसान बना दें कि हर चीज को ढूंढना बहुत आसान हो। और चलो सभी टब्स को लेबल करें और फिर एक ब्रेक डांस वॉर करें। मेरा मतलब है वह 4 या 5 कदम का एक और मुद्दा है, लेकिन ब्रेक डांस वॉर अंतिम लक्ष्य है। इस बेसमेंट के साथ ध्यान देने योग्य एक और बात यह है कि धूल यहाँ शायद कम से कम 1 सप्ताह और शायद 2 सप्ताह तक बैठी रहेगी, क्योंकि वहां बहुत सारा सॉ डस्ट और सामान्य रोजाना का न्यूरोटिपिकल डस्ट था।
न्यूरोडस्ट। बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, जब ऐसी चीजों की सफाई करनी होती है, आप झाड़ू के बजाय एक शॉप वैक क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पहला, मुझे झाड़ू पसंद है क्योंकि यह थोड़ा ज्यादा फाइन है, जैसे आप एक झाड़ू के साथ बेहतर विवरण पा सकते हैं। लेकिन दूसरा, इस तरह के 100 डस्ट और बड़े ढेर के सामान को संभालने के लिए कोई भी शॉप वैक नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ 100 डस्ट नहीं है। इसमें लकड़ी के टुकड़े हैं, पुराने किले और स्क्रूज हैं। वहां बस बहुत सारे सामान हैं जो एक शॉप वैक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए पहले झाड़ू का इस्तेमाल करना बेहतर है, और फिर आप बाद में थोड़ा ज्यादा फाइन डिटेल सफाई कर सकते हैं। जैसे अभी जब हम इस बेसमेंट को खत्म कर लेंगे, वह इसे शॉप वैक के साथ या असल में एक हाउस वैक्यूम भी कर सकते हैं और इस सब को हटा सकते हैं। लेकिन अगले कुछ हफ्तों के लिए यह सामान बसने वाला है, तो यदि वे इसका पालन करना चाहते हैं, जो उन्हें असल में नहीं करना है, लेकिन अगर वे चाहते हैं तो वे बस छोटे छोटे हिस्सों में सफाई करते रहें, शेल्फ्स को पोंछते रहें, और अंततः सारी धूल बस जाएगी और यह इतना साफ होगा कि आप बस इसे एक मैन गुफा बना सकते हैं, जिसे मैं नफरत करता हूं, लेकिन यही होगा। उनके कार्यालय सामग्री को नीचे ले जाएंगे, क्योंकि अभी वे अपने बेडरूम का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बेसमेंट में कोई जगह नहीं थी, और उस समय वे सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वे उस धूल की सफाई कर रहे हों जो बैठ रही है, क्योंकि उनके पास यहां कंप्यूटर होंगे। लेकिन इससे उनका ऊपर का क्षेत्र बहुत ज्यादा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वे बस एक बेडरूम में दबे हुए हैं जो 2 उद्देश्यों की सेवा कर रहा है। और मेरी सोच यह है कि मेरे किसी भी घर में ज्यादा कमरों को मूलतः एक कार्य का पालन करना चाहिए, शायद ज्यादा 2। बेडरूम सोने और बैठने के लिए होगा, शायद टीवी देखने और अन्य सामान के लिए। बाथरूम स्नान करने और अन्य सामानों के लिए है। हेलो, मुझे खेद है, मैं अब इसे करना बंद करता हूं। लेकिन बात यह है कि जब आप अतिरिक्त कार्यों को जोड़ना शुरू करते हैं, जैसे कि यह हमारा बेडरूम है और साथ ही हमारा कार्यालय है, तो यह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा संग्रहित हो जाता है और यह बहुत सारी फंक्शंस को सेवा करता है, और आप कमरे का आनंद नहीं ले सकते जो उसके लिए था। इन कार्यालय चीजों और डेस्क्स को नीचे ले जाने से उनके घर के बाकी हिस्सों में जगह बनेगी और उन्हें एक अलग कमरा मिलेगा जिसमें वे अपने ऑफिस और काम करने के लिए कर सकेंगे, जो काम को घर से नहीं जोड़ता है। हाँ, यह अभी भी घर में होगा, लेकिन यह बेसमेंट में होगा, उसके अपने अलग क्षेत्र में। मैंने पर्सनली अपने कार्यालय को बाकी घर से अलग बनाया है, ताकि यह ऐसा महसूस हो सके कि मैं कार्यालय में काम कर रहा हूं, जबकि मैं यहां में अपने नैरेशंस और एडिटिंग आदि कर रहा हूं और अन्य चीजें। हेलो, आई एम सॉरी। मैंने कहा था कि मैं रुकूंगा, अब मैं रुकने वाला हूं, मैं कसम खाता हूं। लेकिन मैंने इसे अपने घर के बाकी हिस्से से न केवल अलग बनाया है, मैंने इसे घर के बाकी हिस्से से एक पूरी तरह से अलग रंग योजना भी दी है। अपने काम के जीवन को अपने घर के जीवन से अलग कर पाना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। जब आप दिन के लिए ऑफिस छोड़ते हैं और अपने घर के बाकी हिस्से में जाते हैं, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, तो यह असल में ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आप एक इमारत से दूसरी इमारत में जा रहे हैं। फिर काम उस कमरे में रहता है, आपका घर का जीवन घर के बाकी हिस्से में शुरू होता है, और यही सफाई उस कार्यक्षमता को सेवा करेगी, और फिर से रिपीटेटिव न होने के लिए। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि यह इतना खराब कैसे हो गया, तो मैं आपको रिक का वीडियो देखने का आग्रह करता हूं, क्योंकि वह इस स्थिति तक पहुंचने वाली परिस्थितियों के बारे में गहराई से चर्चा करता है, और इसे सुनना दिलचस्प है, क्योंकि कोई भी इसमें गिर सकता है। आपको एक कमरे, बेसमेंट या गैराज को इसापत बनाने के लिए चरम परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। यह मेरे पसंदीदा कोट्स में से एक की तरह है मट पैक्सटन से होर्डर्स द्वारा। हम सभी बस 1 या 2 खराब निर्णयों से बाल्टी में मल त्यागने के दूर हैं, और इनमें से कोई भी फैसला रिक का बुरा नहीं था, ये बस परिस्थितियां थीं। लेकिन यह फिर से देखना दिलचस्प है। उनके वीडियो को एक लाइक दें, देखें, उन्हें एक सदस्यता दें, और जब भी वह YouTube विज्ञापनों से पैसे कमाना शुरू करेंगे, मैं असल में उत्साहित हूं। मैं उसे देखकर उत्साहित हूं कि वह मेरे लिए बड़े व्यापक पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो वह साफ सफाई के बजाय ठीक करेंगे, और इसका मतलब यह भी है कि क्योंकि हम एक दूसरे के पास में रहते हैं, हम सिर्फ पड़ोसी कस्बों में रहते हैं। मैं वहां जाके सफाई कर सकता हूं, वह ठीक कर सकते हैं, और हम लोगों को उनके घर का जीवन में एक असल प्रभावशाली रीसेट दे सकते हैं। रिक और मेरे दोनों के जीवन के साथ वही फिलॉसफी है। हमने अपने युवाओं में जीवन से बहुत कुछ लिया है कि अब हमारे लिए वापस देने का समय है। हम दोनों जानते हैं कि जरूरत महसूस करना कैसा लगता है, और अंत में उन लोगों को प्रदान करना कितना अच्छा लगता है जिन्हें उसी तरह की जरूरत है।
अब कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है अगर आप एक जगह जैसे बेसमेंट या गैराज की सफाई कर रहे हैं। कुछ जगह जो भंडारण के लिए है, यहाँ हम लगभग 200 वर्ग फुट के बेसमेंट के साथ निपट रहे हैं, इसलिए यह काफी बड़ा है। लेकिन जितनी ज्यादा चीजें कमरे में आती हैं, उतना ही छोटा महसूस होता है। इसलिए जब भी वह अपनी वर्क बेंच और अपने टेबल सॉ और अन्य वस्त्रों को कमरे के बीच में रखता है, तो यह जगह को टाइट और ज्यादा घुटन भरी महसूस कराता है। कई शेल्फ हैं जो कमरे में बाहर की ओर निकले हुए हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा समायोजित करने जा रहा हूं और शेल्फ को बाहर की ओर रखने के बजाय मैं उन्हें दीवारों के खिलाफ रखूंगा। हम भंडारण और टब्स के साथ भी वही करेंगे। हम दोनों इसे कैटकॉम्ब स्टैकिंग के रूप में रेफर करते हैं, जहां आप दीवारों के साथ टब्स को इस तरह से सजाएंगे कि टब्स विजुअली दीवार का एक हिस्सा बन जाए और वे कमरे में बाहर की ओर नहीं निकले और उस स्थान में बाधा नहीं डाले। जितना ज्यादा आप दीवार से दीवार देख सकते हैं, उतना बड़ा कमरा दिखाई देता है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास घर हैं जहां वे मिनिमलिज्म के नियमों का पालन करते हैं, उनके कमरे असल में जितने बड़े होते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके पास कमरे में बहुत सी चीजें बाहर की ओर नहीं निकली होती हैं। अब रिक एक मिनिमलिस्ट नहीं है और न ही मैं। मुझे अपने घर में चीजें रखना अच्छा लगता है, लेकिन हम बड़े दिखने वाले कमरे का निर्माण करने के लिए इन्हीं नियमों का पालन करेंगे। हम सब कुछ शेल्फ, टब्स, आपकी माँ दीवारों से लगाकर लगाएंगे। ओह, और जब तक मैं अभी भी इस पर सोच रहा हूं, यदि आप सोच रहे हैं कि उनके पास 2 सेट वॉशर और ड्रायर क्यों हैं, वह भी उनके वीडियो में बताया गया है। जब आप एक बेसमेंट या गैरेज और विशेष रूप से एक गैरेज को सेट करते हैं, तब कार्डबोर्ड का उपयोग जितना हो सके उतना कम करें, क्योंकि ये चीजें ब्लैक मोल्ड के लिए चुंबक हैं। एक बेसमेंट और एक गैरेज में हमेशा नम होता है और यह ब्लैक मोल्ड के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। इसलिए हम इस पूरे बेसमेंट से लगभग हर टुकड़े कार्डबोर्ड को हटा देंगे और इसके बजाय हम प्लास्टिक के टब्स का उपयोग करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि यदि आप शेल्विंग से बाहर निकल रहे हैं, रिक का हमारे ऊपर लाभ है, क्योंकि वह एक ठेकेदार और कारपेंटर है और उसके पास सभी कटाइयां और बचे हुए लकड़ी के स्क्रैप हैं। इसलिए यदि उसे ज्यादा कैटाकॉम्ब स्टैक स्थान बनाने के लिए नए शेल्विंग की आवश्यकता है, तो वह इसे वहीं बना सकता है। यदि आप उस स्थिति में हैं जहां आपको शेल्विंग की आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं शेल्विंग की खरीदारी से यह बहुत महंगा होता है, वे यह बहुत सस्ती स्नैप टुगेदर प्लास्टिक की शेल्विंग वॉलमार्ट पर बनाते हैं और आप उन्हें कुछ ही डॉलर के लिए खरीद सकते हैं, जैसे $10 में। वह यहाँ नीचे उनमें से बहुत से उपयोग करता है। बस एक बात है कि यदि आप उनका उपयोग करते हैं तो सबसे भारी चीजें नीचे और सबसे हल्की चीजें ऊपर रखें, और यदि आपके पास एबिलिटी है तो इसे दीवार से बांध दें, क्योंकि उन पर थोड़ा विगल होता है। लेकिन यदि आप उन पर भारी वजन नीचे डालकर स्थिर कर सकते हैं, और विशेष रूप से यदि आप इसे दीवार से चिपका सकते हैं या किसी रस्सी से बांध सकते हैं, तो वे चीजों को फर्श से ऊपर रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम औसतन नियम के तहत कोशिश करते हैं कि बेसमेंट और गैरेज में फर्श को छूने न दें जब तक कि वे टब्स या प्लास्टिक न हो। यहाँ तक कि पेंट के कैन भी फर्श पर नहीं रखें, क्योंकि वे जंग खा सकते हैं। वे नमी, पानी या धंसती हो सकती हैं, जो मुझे लगता है कि वे एक ही सामग्री के विभिन्न रूप हैं। मैं यह कह रहा हूं कि उन्हें पानी से दूर रखें, लेकिन अगर वे फर्श पर बैठते हैं और नमी को इकट्ठा करते हैं, तो वे अपने नीचे नमी बनाए रखेंगे और वे जंग खा जाएंगे। इसलिए इसके होने से रोकने के लिए आपका सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें फर्श से ऊंचा उठाएं। अन्यथा बस याद रखें कि आप एक जैसे वस्त्रों को एक साथ रखते रहेंगे। इसलिए उनकी एक शेल्फ में मैंने उसे बैटरी स्टेशन बना दिया है। वहां केवल चार्जर्स और बैटरियों और जंप बॉक्सों जैसी चीजें होती हैं, ताकि यदि उसे बैटरी की आवश्यकता हो, उसे टब्स में खोजने की जरूरत न हो। वह सीधे बैटरी स्टेशन पर जाता है। उसका पहले से ही एक पेंट स्टेशन है, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं एक बनाता, ताकि उसे बेसमेंट के अलग अलग सेक्शनों में खोजने की जरूरत न पड़े कि उसे सही प्रकार का पेंट या सीलर या स्टेन कहां मिलेगा। वह बस पेंट स्टेशन पर जाए और उसे वहां पाले। यह उन लोगों के लिए असल में सहायक होता है जिनको ADHD होता है, जो कि रिक के पास है। वह बहुत सारी खुली शेल्विंग का उपयोग करता है ताकि वह एक नजर में देख सके कि चीजें कहां हैं, लेकिन वह एक सामान्य रणनीति का उपयोग करता है, जो है चीजों को एक साथ रखना, ताकि आप पेंट के डिब्बे की तलाश न कर रहे हों। आप पेंट सेक्शन की तलाश कर रहे हैं, आप उस जगह की तलाश कर रहे हैं जहां पेंट रखा जाता है। मैं हमेशा लोगों के पकवानों को संगठित करने में इस विधि का उपयोग करूंगा, ताकि वे एक कटोरे की खोज न करें। वे कटोरा कैबिनेट की तलाश कर रहे हैं। यह वस्त्रों की एक बड़ी संख्या को एक जोड़ी में एक सामूहिक स्थान में एकत्रित करने का एक तरीका है, और उनके बारे में सोचे जाने वाले इंडिविजुअल वस्त्रों की संख्या को कम कर देता है, और वे व्यक्तियों के बजाय समूहों में सोचना शुरू कर देते हैं। तो सक इट। अब इस वीडियो के दौरान
आप हमें कुछ काम करते देखेंगे जो शायद काउंटर इंट्यूटिव लगे। आप हमें एक कमरे को पूरी तरह से साफ करते हुए देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जब एक और सेक्शन साफ किया जाता है तो वह कमरा फिर से कूड़े कचरे से भरा हुआ होता है। यह जानबूझकर किया जाता है। मैंने इसके बारे में इस वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी। आप उस कमरे या क्षेत्र जिसे आपने अभी साफ किया है में नए सामान द्वारा पुनः भरने से नहीं डर सकते, क्योंकि आपको उस खुले स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता होगी जो आपने अभी अभी नए सामानों से सफाई करते समय अस्थायी रूप से वस्त्रों को संग्रह करने के लिए बनाया है। तो दूसरे शब्दों में, हमने कपड़े धोने के सेक्शन को शुरू से अंत तक पूरी तरह से साफ किया। लेकिन जब हम बेसमेंट के ऑफिस सेक्शन को साफ करते हैं, जो कि दूसरा क्वाड्रेंट है, तो हमें ऑफिस सेक्शन में जमा हो रही चीजों को कपड़े धोने के सेक्शन में एक आदान प्रदान स्थान के रूप में रखना होगा। और आपके दिमाग का एक हिस्सा आपको चिल्ला सकता है, नहीं, मैंने अभी उसे साफ किया है, वहां बहुत सारे सामान मत रखो, मैंने इसे छाड़ा था, यह पूरी तरह से सुंदर और तैयार है। नहीं, आपको उस स्थान की आवश्यकता है ताकि वस्त्रों को अलग करके अस्थायी रूप से रख सकें जब आप अगले सेक्शन की सफाई कर रहे हों। दूसरे क्वाड्रेंट, ऑफिस क्वाड्रेंट की सफाई के बाद, यह शब्द किसी स्टार ट्रैक के शब्द की तरह लगता है। मुझे पता नहीं क्यों, मैं स्टार ट्रैक का प्रशंसक भी नहीं हूं। खैर, एक बार जब हम उस सेक्शन की सफाई कर लेंगे, तब हम सामान को वापस लाना और उसे संग्रहित करना शुरू कर सकते हैं। तो वह सेक्शन जो आपने साफ किया है और जिसे आप एक अस्थायी संग्रह स्थल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उसे फिर से साफ किया जाएगा। और हाँ, यह बहुत ज्यादा काम जैसा लगता है, क्योंकि ऐसा है। यह सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका है जिसे मैंने कभी खोजा है ताकि ऐसे बड़े क्लटर सेक्शनों को साफ किया जा सके। जब आप घर की सफाई के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये विधियां आती हैं जो कहती हैं कि इसे केवल एक बार हैंडल करें, उन्हें ओहायो मेथड कहा जाता है। यह तभी काम करता है जब आप पहले से उपलब्ध काउंटर स्पेस और पर्याप्त सतहों वाले स्थान के साथ काम कर रहे होते हैं। तो एक रसोई में यदि आप सफाई कर रहे हैं और आपने एक बीन कैन उठाया, तो आप उसे सीधे बीन कैबिनेट में डाल सकते हैं। यहाँ जब आप वस्त्रों के एक झुंड का सामना कर रहे हैं, तो आपको वस्त्रों को इधर उधर करना होता है और शायद आपको वही वस्त्र का कंटेनर 5 या 6 या 7 बार पकड़ बेचना होगा, इससे पहले कि वह इसे उस स्थान पर वापस लौटाएं जहां उसे स्थायी रूप से रखा जाएगा। सरल सफाई विधियां केवल सरल सफाई नौकरियों के लिए काम करती हैं। यह एक सरल सफाई कार्य नहीं है। यह वैसा ही है जैसे बहुत से लोग हमेशा हमसे पूछते हैं, आपने कोई भी काम शॉवेल से क्यों नहीं किया? और इस मामले में जेसन को 2 डस्टपैन लेकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करके अनेक वस्त्रों को उठाना ज्यादा प्रभावी लगा। अगर हम एक ऐसे घर का सामना कर रहे हैं जिसमें होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, तो शॉवेल केवल इतनी ही मदद कर सकता है, क्योंकि जब आप सामान के पहाड़ में शॉवेल डालते हैं, तो या तो कचरा बड़े ढेर में शॉवेल से गिर जाता है या आपको कपड़ों के ढेर में मिल जाए जो शॉवेल को रोक देता है। यह एक योजना को अपने दिमाग में तैयार करने और असल में इसे असल जीवन सिनारियोज में इस्तेमाल करने के बीच बिल्कुल अलग होता है। तो हम अक्सर उन विधियों के साथ खेलते हैं जब तक कि हमें सबसे प्रभावी नहीं मिलता, और फिर देखना कि क्या हम इसे वहां से सुधार सकते हैं। कुछ साल पहले मैं एक व्यवसाय के लिए काम करता था और मैनेजर की एक शानदार फिलॉसफी थी, जो थी कि यदि आप किसी कार्य को करने या उसे साफ करने का सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका खोजना चाहते हैं, तो आप सबसे आलसी काम करने वाले को खोजें और उस कार्य पर डालें। क्योंकि यदि आप उन्हें कोई काम देते हैं जो उन्हें 1 घंटे में पूरा करना होगा और वे उसे करने का एक तेज तरीका निकाल लेते हैं ताकि उन्हें उस भयानक काम को करते रहने की जरूरत न हो, वे काम को कम करने और उसी कार्य को पूरा करने का एक तरीका खोज लेंगे और फिर आप उसे अपनी रोजमर्रा की ट्रेनिंग मेथड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्वालिटी इश्यूज को दूर करने के लिए कोनों में कटौती को हटा सकते हैं, लेकिन वे इसे करने का एक तेज तरीका और एक आसान तरीका खोज लेंगे। और इसीलिए मैंने जेसन को इन सब पर लगा रखा है, क्योंकि वह एक आलसी शख्स है और मुझे यह पसंद नहीं है। मैं इस पर और सहन नहीं कर रहा हूं। जो एक चीज मुझे बड़े क्लटर स्थलों को संभालते समय पता चला है, वह यह है कि मैं इसे बर्तनों की तरह ही देखता हूं। जब आपकी माँ आपको टीनेज फेज में बर्तन धोने के लिए कहती हैं, विशेषकर यदि आपके पास डिशवॉशर नहीं है, और आप वहां देखते हैं और सोचते हैं, ओह भगवान, क्या उन्होंने घर में मौजूद सभी बर्तनों का उपयोग किया है? यह बेतुका है। लेकिन कभी कभी जब आप उन्हें सामान जमा करने और धोने के लिए तैयार करने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि यह बड़ा सिर्फ इसलिए दिख रहा था क्योंकि नीचे एक विशाल सलाद बाउल था, फिर उसके ऊपर एक पैन रखा गया था और फिर उसके ऊपर डीली और छोटी चीजें रखी गई थीं। इसलिए उस बड़े बर्तनों के ढेर का सबसे बड़ा भाग केवल भारी चीजें थीं। अक्सर ऐसा ही होता है जब आप
बेसमेंट या गैरेज में बड़े मात्रा के अव्यवस्था का सामना करते हैं, जहां इस बड़ी मात्रा और ढेर का एक बड़ा हिस्सा केवल बेकार के खाली डिब्बे होते हैं। वे खाली टब होते हैं। इस मामले में उसके पास एक पूरी झुंड के स्क्रैप लकड़ी और आरी के बुरादे के ढेर थे। एक शेल्फ था जिसे उसने छत से लटकाया था, क्योंकि यह उसे बेसबोर्ड और ट्रिम पेंट करने में मदद करता था। लेकिन अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। यह आपकी दीवार से दीवार तक की दृष्टि को विजुअली ब्लॉक करता है और कमरे को असल में उसकी तुलना में 20 से 30% छोटा दिखाता है। लेकिन जब हमने वहां से उस एक बड़ी और भारी वस्तु को हटा दिया, तो अचानक कमरा साफ और बड़ा दिखने लगा। इसलिए यही कारण है कि मैं कहता हूं, जब भी आप ऐसा कोई काम शुरू कर रहे होते हैं, मैं आपके दिमाग में एक बड़ी योजना बनाकर अंदर नहीं जाता। मैं वहां जाऊंगा और एक वस्तु पकड़ लूंगा। कुछ भी उठाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे फेंक दें या वहां से हटा दें जहां वह अभी है। अगर आप ऐसा कुछ बार करते हैं और अपने शरीर को गति में लाते हैं, तो आपका मस्तिष्क सबकॉन्शियसली नियंत्रण ले लेगा और सोचना शुरू कर देगा, हम अब काम करने के मूड में हैं। इसलिए आप बस, मुझे नहीं पता, उस ढेर को स्कैन करेंगे। आप सामान निकालना शुरू करेंगे और फिर इससे पहले कि आप जानें, आपने आधे ढेर को साफ कर दिया या कम से कम मूव कर दिया, और अब आपका मस्तिष्क सॉर्टिंग मोड में है। और फिर भी ऐसा कुछ करने पर भी मैं बेसमेंट की सफाई के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं इसे रीडेकोरेटिंग करने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि इससे मेरे मस्तिष्क का क्रिएटिव साइड काम करता है, ना कि मस्तिष्क का काम करने वाला पक्ष। मैं इस बेसमेंट को सुंदर बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, बजाय इसे साफ करने के, क्योंकि अगर मैंने इसे केवल साफ करने के बारे में सोचा, तो यह मुझे एक काम की तरह लगता है। मैं अन्य सभी इंसानों की तरह हूं, जहां मैं काम के अलावा कुछ और एक महत्वपूर्ण नोट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं यहां एक जेम्स अकास्टर टी शर्ट पहन रहा हूं, और अगर आप में से कोई जेम्स अकास्टर को जानता है, तो मुझे उसे बताने की जरूरत है कि मैंने उसकी टी शर्ट पहनकर अपनी एक बेवकूफ सफाई वीडियो बनाई, और अब हम दोस्त हैं। तो मुझे जेम्स अकास्टर के साथ दोस्ती करने की जरूरत है, तो मुझे आपको उसे यह बताने की जरूरत है, बस उससे दोस्ती करने के लिए नहीं, बस उसे सूचित करें कि वह अब मेरा दोस्त है, क्योंकि मुझे यह सुनिश्चित करना है कि उसे इसकी जानकारी हो। जैसे कि अगर मैं जेम्स अकास्टर के घर जाऊं और बस अंदर जाऊं और एक सैंडविच बनाना शुरू करूं, तो शायद वह पुलिस को बुलाएगा। लेकिन अगर उसे सूचना हो कि मैं उसका दोस्त हूं, तो यह इतना बड़ा मसला नहीं होगा। वह कहेगा, ओह, यह तो स्पेस काउबॉय है, यह तो गैंगस्टर ऑफ लव है, यह तो निकनेम लायर मेरा पर्सनल फ्रेंड है। कृपया सभी सैंडविच सामग्री का उपयोग करें जो आप संभाल सकते हैं। और मैं उसे धन्यवाद कहूंगा, लेकिन मैं चबा रहा हूं जब तक मैं अपने सैंडविच से पूरा हो जाऊं। जेम्स अकास्टर, तब और केवल तब मैं आपको सही ढंग से धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद सीधे नर्क में। अब हम इस सफाई के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं कहूंगा कि हमने बहुत कुछ कर सकते थे, और मैं थोड़ा चाहता था कि हमें थोड़ा और वक्त मिला होता, लेकिन हम इस वीकेंड के लिए यह वीडियो निकालने के लिए समय समाप्त हो रहे हैं। और इसके ऊपर मैं जितना थका हुआ कभी नहीं था। मेरी पीठ इतनी बुरी तरह से दर्द कर रही थी कि मुझे बस चाल से चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। यहाँ तक कि जेसन, जो अभी भी स्वस्थ हैं, उन्हें भी अपनी पीठ में बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि हम कई घंटों तक कंक्रीट पर चलते रहे और बहुत सारा भारी सामान उठाते रहे। इसलिए जब तक हम इस सेक्शन के साथ खत्म हुए, मैं चारों ओर देखता और सोचता, यार, मुझे यहाँ से सभी अतिरिक्त सामान निकालने और यहाँ सफाई करने का सही मन होगा, और मुझे इसे फिर से जमाने की जरूरत पड़ेगी। और इस पिछली शेल्फ पर कुछ और टब हैं जिन्हें मैं निकालना और फिर से करना है, लेकिन मैं अब इसे और सहन नहीं कर सका, और मैंने कहा, ठीक है,
अगर आप नहीं रुकते हैं तो आपको अगले सप्ताह तक एक वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि हमने इस बेसमेंट के साथ क्या किया। हमने इतनी कम समय में बहुत सारा काम किया। मुझे लगता है कि हम केवल 3 दिन यहाँ थे। मुझे लगता है कि हमने बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार किए और प्रत्येक दिन केवल 4 या 5 घंटे लगे। इसलिए हमने इस पूरी सफाई में कुल मिलाकर केवल 15 घंटे लगाए। अब अगले सप्ताह जेसन वापस जा रहा है उन्हें उनके गैरेज में मदद करने के लिए, और जेसन एक वीडियो बनाएगा जिसमें केवल वह और रिक ऐसा करते दिखेंगे। और फिर मैं अगले सप्ताह का अवकाश लूंगा, या इस आने वाले सप्ताह का, क्योंकि मैं अंततः सभी उत्पाद पैक कर रहा हूं और उन्हें अमेज़न पर भेज रहा हूं ताकि मैं अंततः मेरी दुकान शुरू कर सकूं। और मुझे भी एक सप्ताह का अवकाश चाहिए। सोमवार को मुझे बहुत कुछ करना है और मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि यह बोरिंग है। मुझे पता नहीं क्यों मैंने वह वाक्य शुरू किया। आपको वह सब जानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यह जानने की जरूरत है कि मैं एक सप्ताह की छुट्टी ले रहा हूं और मैं इसका कुछ हिस्सा अमेज़न पर सभी सामान भेजने में लगाना चाहता हूं ताकि मैं अंततः कुछ अच्छे सामान बेच सकूं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि मैं एक सप्ताह का अवकाश ले सकता हूं, लेकिन सभी को वीडियो देने से नहीं रोक सकता क्योंकि जेसन इसको खुद बनाएगा। मैं इसे अंत में वर्णन करूंगा और एडिटिंग करूंगा, लेकिन जेसन इसे फिल्माएगा और उत्पादन करेगा। इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि वह इसे कैसे पूरा करता है, क्योंकि पिछली बार उसने खुद ऐसा किया था। उसने अपना ही गैरेज साफ किया था और मुझे लगता है कि उस पर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। उसने इसके साथ बहुत अच्छा काम किया। बड़ा फैन नहीं, बिल्कुल बड़ा फैन नहीं। ओह हे भगवान, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने अब तक यह उल्लेख नहीं किया है। हमने अंततः 7,50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। क्या यह क्रेजी नहीं है? इसका मतलब है कि हम 1 मिलियन तक 75% पहुंच चुके हैं। 7,50,000, यह बहुत क्रेजी है। और मैं इसे इस तरह कहने से भी नफरत करता हूं क्योंकि मैंने पहले अन्य चैनलों को देखा है जो माइलस्टोन पर पहुंचते हैं और फिर कहते हैं यह बहुत क्रेजी है, यह बहुत नट्स है, और यह हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करता है। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो कार्ल। कार्ल! मुझे नहीं पता कि कार्ल कौन है, पर वह वही है जो मैं अपने दिमाग में बना रहा हूं। वैसे भी 7,50,000 मेरी उम्मीद से बहुत आगे है कि मैं कभी हासिल कर सकूं, पर मैं बहुत खुश हूं। और उस माइलस्टोन को देखना, बस मुझे नहीं पता, यह मेरे लिए दिमाग को उड़ाने वाला है। तो दिल से सच में चैनल को सब्सक्राइब करने और सभी वीडियो को पसंद करने के लिए धन्यवाद। और यही कारण है कि हम जो कर रहे हैं वह कर सकते हैं, क्योंकि इन सफाई के दौरान हमें काफी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। और जिन लोगों को यह जानने की जरूरत होती है कि हम कैसे यह कर सकते हैं, वह YouTube विज्ञापन के माध्यम से है। यह सदस्यता और लोगों के वीडियो देखने के माध्यम से होता है। हमें YouTube विज्ञापनों के माध्यम से भुगतान किया जाता है और फिर हम उस पैसे का उपयोग जेसन के वेतन, मेरे वेतन और फिर हमें जिन सामान की जरूरत है उन्हें खरीदने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, हमने केवल इस सप्ताह 275 मील की यात्रा की। हमने 2 डंपस्टर लिए जैसे कि प्रत्येक के $540। और मैं इसे कहते हुए पीठ थपथपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग यह जानना चाहते हैं कि हम सभी का भुगतान कैसे करते हैं। हम इसका भुगतान करते हैं क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं। और इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर हमें एक गोल्ड प्लैक मिलेगा। ये वह चीज है जिसे मैंने हमेशा चैनल से चाहा है। ये वह एक चीज है जिसे मैं पर्सनली चैनल से चाहता हूं, वह गोल्ड प्लैक है, क्योंकि यह बहुत शानदार है और मेरा दिमाग सुंदर चीजों को पसंद करता है। और फिर जब हमें वह प्लैक मिलेगा, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए फिर से नहीं कहूंगा। मैं शायद, अरे थम्स अप बटन मारो और टिप्पणियों में पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बात करो या जो भी कुछ कहूंगा, लेकिन मैं आपकी सदस्यता के कमेंट्स कभी नहीं कहूंगा। तो बस मुझे नहीं पता, यह ऑसम है। 7,50,000 बहुत है। यह क्रेजी है, नटी नटी। मैं कहता हूं, यह सब कहने के बाद रिक के चैनल को जरूर देखें और उसे सब्सक्राइब करें। जैसे ही उसके 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो वह मोनेटाइज हो सकता है और फिर वह उसी तरह से दूसरों के घरों को सुधारने के लिए उस पैसे का उपयोग कर सकता है जैसे मैं सफाई के साथ करता हूं, सिवाय इसके कि उसका स्तर और बड़ा होगा। उसका वीडियो जरूर देखें। उनके पास इस सफाई के बारे में अपनी दृष्टि से एक नया वीडियो होगा और आप उसे उसकी काम करने की जगह की सफाई करते हुए देख पाएंगे। इस सब के ऊपर हम एक दूसरे के साथ मजाक करते रहेंगे और आप जानते हैं, एक बेसमेंट में फंसे 3 आदमी होंगे। यह काफी मजेदार होना चाहिए। यह वीडियो लाइव होने के अगले दिन यानी रविवार तक उनके पास यह उपलब्ध होना चाहिए। सदस्यों, मैं आप सभी से इस आने वाले बुधवार को मिलूंगा। बाकी सभी, मैं अगले वीकेंड आपसे मिलूंगा। बाद में मिलते हैं।